हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखते हैं डॉपलर प्रभाव। तो इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, डॉपलर प्रभाव के लिए जरूरी थी जो अपने पास थी चतुर्विम आवृत्ति रूपांतरण समीकरण, 4 फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखो ये मैंने कल इक्वेशन बताई थी आपको। तो ये वाली इक्वेशन थी अपने पास, ये वाली इक्वेशन अपन ने चारों निकाल दी थी और K4 भी अपन ने निकाला था, किसके इक्वल होता है, आयोटा ओमेगा अपन में C के। अब मैं क्या करता हूँ, कोई देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है डॉपलर इफेक्ट के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, अपना कोई भी प्रेक्षक है, ओ ऑब्जर्वर है, ठीक है। क्या है आपका प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो ये डॉपलर इफेक्ट होता है वो होता क्या। देखो यदि मैं डॉपलर इफेक्ट की बात करूँ, मान लिया कि आपके पास एक तो क्या है प्रेक्षक है, एक तो एस ऑब्जर्वर है, दूसरा क्या है अपने पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कोई भी एक तो प्रेक्षक हो गया महसूस करने वाला, और एक क्या हो गया कोई भी गति करने वाला। तो अपन कह सकते हैं कि एक तो स्रोत है और एक क्या है प्रेक्षक है। तो एक तो हो गया अपने पास सोर्स, दूसरा हो गया अपने पास प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, यानी ये तो स्रोत है और ये क्या है प्रेक्षक है, ठीक है। विथ एग्जाम्पल भी बताऊँ आपको, कि सिंपल सा एग्जाम्पल करके बताता हूँ, चलो समझ जाता हूँ। देखो आप ट्रेन में बैठे हो, दो ट्रेन पास पास में खड़ी है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है। आप क्या हुए उसमें, ऑब्जर्वर हुए या सोर्स हुए, आप क्या हुए प्रेक्षक हुए, आप देख रहे हो केवल। जब आपकी ट्रेन चलती नहीं है पर वास्तविक में आपको लगता है कि मान लो कि आपके पास वाली ट्रेन कोई भी गतिशील है, मान लिया कि ये ए ट्रेन थी, ये बी ट्रेन थी, ठीक है। आप इसमें बैठे हो, यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा है, इसमें बैठा है। तो जब ये वाली ट्रेन आप चलेगी, जब ये वाली ट्रेन अपन को चलेगी, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरी वाली ट्रेन चल रही है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो क्यों लगता है, क्योंकि वो मोशन कौन सा होता है अपने पास, रिलेटिव मोशन। कौन सा होता है, रिलेटिव मोशन। यानी कैसी गति होती है अपने पास, सापेक्षिक गति होती है। तो ऐसी कोई सापेक्षिक गति होती है, ठीक है। तो सापेक्षिक गति में जो फ्रीक्वेंसी होती है या आवृत्ति होती है, वो जो वास्तविक फ्रीक्वेंसी होती है वो अपन को महसूस नहीं होती, पर वो क्या होती है, केवल एक इमेजिन, यानी जो वास्तविक होती है वो तो महसूस नहीं होती, यानी परिवर्तित होती हुई महसूस होती है या परिवर्तन होने के बाद महसूस होती है। तो वही अपना क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट। मान लिया कि मैं यहाँ पे बैठा था, जो ट्रेन चली तो वो वाली फ्रीक्वेंसी तो अपन को पता नहीं लगेगी, पर अपन को तो क्या लग रहा है कि अपनी वाली ट्रेन चल रही है, यानी वो तो क्या हुआ, एक इमेजिन फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी ओरिजिनल चल रही है। तो ये क्या होगा, अपन को क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो परिवर्तित होके या चेंज होके दिखाई देगी, वही क्या कहलाएगा, अपना डॉपलर इफेक्ट करवाएगा। और किस में होगा ये चेंजेज, किस में होगा, ये होगा जब अपने पास सापेक्षिक गति होगी या रिलेटिव मोशन होगा, जब भी अपने पास क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज होके दिखाई देगी। तो वही अपना क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। इसको मैं अभी डेफिनेशन के रूप में लिखा दूंगा। अब अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे कि डॉपलर इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इससे प्रूफ करना है। ये डायग्राम बना लेना। देखो डायग्राम में मैंने क्या माना, एक बार समझ लो। कोई भी एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, यानी कोई भी मैंने प्रोपिगेशन वेक्टर मान लिया के वेक्टर, जो अपन ने पहले माना था संचरण नियतांक में के इक्वल टू के एक्स आई के वाई जे के जेड के, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि कोई भी के वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहाँ पे अपना मान लिया कि कोई भी प्रेक्षक है। तो अपन को निकालना है डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे के एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया ये थीटा एंगल बना रहा है, तो के कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, के वाई इक्वल टू के साइन थीटा। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ डॉपलर इफेक्ट की। पहले लिखिए, डॉपलर प्रभाव के अनुसार यदि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य, डॉपलर प्रभाव के अनुसार यदि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति हो, रिलेटिव मोशन हो, यदि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति हो, तो प्रेक्षक के पास पहुंचने वाली तरंग की आवृत्ति वास्तविक न होकर परिवर्तित महसूस होगी। यदि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति हो तो प्रेक्षक के पास पहुंचने वाली तरंग की आवृत्ति वास्तविक न होकर परिवर्तित महसूस होगी। क्या लिखा, यदि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति हो तो प्रेक्षक के पास पहुंचने वाली तरंग की आवृत्ति वास्तविक न होकर परिवर्तित महसूस होगी। तो यही जो मैंने समझाया है वही लिखाया है। अब देखो अपन इसका
कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखो प्रूफ कैसे होगा, अपना मान लिया कि अपने पास कोई भी फोर्थ घटक ले लेता हूँ, यानी मान लेते हैं कि जो इसका एक्स एक्सिस है वो लेता हूँ, यानी के एक्स इज इक्वल टू क्या है अपने पास, के कॉस थीटा है। बताओ यही है अपने पास, यही अपन ने लिखा है कि के एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, के कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे जब मानता हूँ कि के एक्स तो अपन ने क्या माने, घटक के रूप में माने, तो के एक्स को मैंने क्या लिखा है, के वन, और के क्या निकाला है अपन ने, के क्या निकाला था अपन ने, ओमेगा बाय सी, तो ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा बाय सी। ये भी पहले भी निकाला था, ये पहले अपन ने निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा, देखो के एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा बाय सी, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो के एक्स की वैल्यू क्या आई, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो चतुर्विम आवृत्ति रूपांतरण समीकरण का चतुर्थ घटक लेता हूँ, तो चतुर्विम आवृत्ति रूपांतरण समीकरण का आवृत्ति रूपांतरण समीकरण का चतुर्थ घटक, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट लेता हूँ, तो वो क्या आएगा, देखो फोर्थ कंपोनेंट क्या था अपने पास, k4 इज इक्वल टू क्या था, ये गामा आ जाएगा, यहाँ पे k4 आ जाएगा, और माइनस का आयोटा बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो kx की जगह तो अपने पास क्या आएगा, k1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो गामा तो ऐसे का ऐसे, k4 की वैल्यू क्या थी, अब k4 अपन ने मान रखा है आयोटा ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा अपने पास आयोटा ओमेगा सी माइनस का आयोटा बीटा, और k1 क्या था अपने पास, ओमेगा बाय सी, और साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना k4 डैश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया अपना गामा, k4 की जगह आ गया आयोटा ओमेगा सी माइनस आयोटा बीटा ओमेगा बाय सी और कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जो k4 है ये आयोटा ओमेगा सी है, तो ये क्या k4 डैश है, तो k4 डैश अपने पास मैं क्या मान सकता हूँ कि k4 डैश क्या होगा, आयोटा ओमेगा डैश बाय सी होगा। जब k4 की वैल्यू ये है तो k4 डैश क्या होना चाहिए अपने पास, आयोटा ओमेगा डैश सी होना चाहिए, यही होना चाहिए, बताओ होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे यदि ओमेगा आयोटा बाय सी से या सी बाय आयोटा से गुणा कर लेता हूँ पूरी इक्वेशन में, क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या होगा, ये वाली टर्म हट जाएगी आयोटा सी वाली, तो देखो क्या बचेगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू गामा आयोटा बाय सी हट गया, तो ओमेगा माइनस का आयोटा बीटा ओमेगा, और साथ में क्या रह गया, कॉस थीटा। यहाँ से मैं ओमेगा डैश इज इक्वल टू गामा तो था ही, ओमेगा भी बाहर ले लूँ, तो ये क्या रहेगा, 1 माइनस आयोटा बीटा क्या रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होगा, और ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ डैश होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखो अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई एफ डैश इज इक्वल टू गामा 2 पाई एफ, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बीटा कॉस थीटा, आयोटा बीटा कॉस थीटा। एक मिस्टेक की है ना अपन ने, क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया, सी बाय आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो सी बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करोगा तो आयोटा यहाँ से भी हट जाएगा, क्या होगा, आयोटा यहाँ से भी हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, आयोटा और सी कट जाएगा, तो बीटा ओमेगा कॉस थीटा ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा ओमेगा बाहर ले लिया। अब क्या आएगा, देखो यहाँ भी आयोटा नहीं आएगा। अब हो गया अपने पास 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, देखो क्या हो जाएगा, एफ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो यदि मैं एफ निकालना चाहूँ डॉपलर इफेक्ट के लिए, तो ये क्या आएगा अपने पास, एफ इज इक्वल टू एफ डैश गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो ये क्या डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यह डॉपलर प्रभाव को परिभाषित करता है, यह डॉपलर प्रभाव को परिभाषित करता है। यह डॉपलर प्रभाव को परिभाषित करता है। तो देखो ये तो पहले निकाला हुआ था, आपको केवल ये लिखना है, डायग्राम बनाना है, और जो मैंने लिखा वो लिखना है, ठीक है। तो लिखिए इसको, फिर अपन इसके प्रभाव में जो 2 टाइप के प्रभाव होते हैं उसको भी देखते हैं।
जल्दी लिख दीजिए। लिख दिया होगा तो लिखिए, इसके लिख दिया हो तो लास्ट में कि इस समीकरण में उपस्थित थीटा, इस समीकरण में उपस्थित थीटा, इस समीकरण में उपस्थित थीटा, ब्रैकेट नहीं बनाया था, इस समीकरण में उपस्थित थीटा प्रेक्षक के लिए कोण को व्यक्त करता है। इस समीकरण में उपस्थित थीटा प्रेक्षक के लिए कोण को व्यक्त करता है और प्रेक्षक की स्थिति के आधार पर डॉपलर प्रभाव दो प्रकार का होता है। और प्रेक्षक की स्थिति के आधार पर डॉपलर प्रभाव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, फर्स्ट लिखिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। फर्स्ट लिखिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव और सेकंड लिखिए अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। सेकंड लिखिए अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। फर्स्ट लिखिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव और सेकंड लिखिए अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। यानी जो एक तो होगा अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होगा और अनुदैर्ध्य कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लगा दीजिए आप अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव और इसमें लिखिए, देखो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, जो तरंग संचरण जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है, मान लिया कि तरंग संचरण जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो उसके जो लंबवत कंडीशन में प्रेक्षक होगा वो कैसा होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ पे जो थीटा इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन में कि वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण के लंबवत उपस्थित हो, वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण के लंबवत उपस्थित हो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव कहलाता है। वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण के लंबवत उपस्थित हो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव कहलाता है। और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में कोण थीटा का मान π/2 होता है। और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में कोण थीटा का मान π/2 होता है। तो क्या लिखा अपन ने कि वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण के लंबवत उपस्थित हो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव कहलाता है। और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में कोण थीटा का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो अब यहाँ पे निकालना है, देखो cos 90 यानी cos π/2, देखो मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f डैश क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा cos 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा। तो f इज इक्वल टू देखो f डैश, और देखो cos 90 क्या होता है बताओ, cos 90 क्या होगा, 0 होगा। cos 90 0 होगा तो ये क्या बचेगा, केवल अपने पास गामा बचेगा। ये टर्म तो कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0। तो और जहाँ पर गामा इज इक्वल टू आप जानते हो कि गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस v² अपन में c² का अंडर रूट होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f डैश, और जब 1 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस v² अपन में c², यही टर्म आएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू f डैश अपॉन में गामा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव आ जाएगा। कौन सा आएगा, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। तो इसको आप लिख दीजिए, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। कौन सा अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव हो गया, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपके पास, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। उसमें क्या होगा बताओ, उसमें क्या होगा,
उसमें क्या होना चाहिए, जो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव आएगा उसमें जो प्रेक्षक की स्थिति है वो कैसे होनी चाहिए, उसके समांतर होनी चाहिए या फिर ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी या तो थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। बताओ, लिख दिया? ये लिख लेना इसके आगे कि यह अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए, यह अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए परिणाम प्राप्त होता है। यह अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए परिणाम प्राप्त होता है। यह अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए परिणाम प्राप्त होता है। यह अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए परिणाम प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया अपना डॉपलर प्रभाव, कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ। अब सेकंड लगाइए आप, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। सेकंड लगाइए अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। सेकंड लगाइए अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। यानी कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो देखो अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, इसमें लिखिए वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक, वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण की दिशा के समांतर अनुदिश हो। वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण की दिशा के समांतर अनुदिश हो अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव कहलाता है। वह डॉपलर प्रभाव जिसमें प्रेक्षक तरंग संचरण की दिशा के समांतर अनुदिश हो अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो देखो ये कैसे आएगा अपने पास। अब क्या करना है अपन को, थीटा इज इक्वल टू कितना रखना है, 0। तो एक बार तो मैं कितना रखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 रख के देखता हूँ। तो देखो इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 0, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जो प्रेक्षक होगा वो कैसा होगा, तरंग संचरण दिशा के अनुदिश होगा या समांतर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखो ये क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ डैश होता है। तो एफ इज इक्वल टू एफ डैश, और ये आ जाएगा अपने पास गामा, क्या आएगा, गामा 1 माइनस का बीटा कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 क्या होगा बताओ, कॉस 0 होगा अपने पास गामा 1 माइनस का बीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अपने पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, और ये आ जाएगा अपने पास ये वाली टर्म। अब मैं क्या करता हूँ, जो अपने पास गामा था उस गामा को तो मैं कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो और अपन जानते हैं कि जहाँ पर गामा होगा वो क्या होगा, देखो जहाँ पर गामा तो क्या होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का अंडर रूट, और जो बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वी बाई सी के। तो ये मैं वैल्यू रखता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश, ये ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस वी अपॉन में सी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये एफ डैश ऐसे का ऐसे, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का वी बाई सी का पावर 1/2 और 1 प्लस वी बाई सी का पावर 1/2। केवल ओपन किया है, अंडर रूट ऐसे का ऐसे रखा है दोनों पे। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस वी बाई सी की पावर 1/2 और 1 माइनस वी बाई सी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, कोई डाउट तो है नहीं। तो इसमें देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, इसमें अपना जो कैंसिल आउट होगा, एक तो 1 माइनस वी से 1 माइनस वी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, और यहाँ पे क्या बचा केवल 1 प्लस, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये नीचे जाएगा तो देखो 1 माइनस वी बाई सी की पावर कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एफ इज इक्वल टू, इसको यदि मैं द्विपद प्रमेय से ओपन करूँ, कैसे करूँ,
द्विपद प्रमेय से तो भी कर सकता हूँ, और यदि मैं चाहूँ तो उसको, ये क्या हो गया अपना माइनस का 1/2 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो क्या होगा माइनस का तो होगा। तो अब यदि मैं द्विपद प्रमेय यहाँ पे लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय आप अच्छे से जानते हो कि क्या होती है, 1 + x की पावर n होता है, तो वो क्या आता है 1 + nx की फॉर्म में आता है। तो ये क्या हो जाएगा f = f डैश, ये आ जाएगा 1 - v/2c, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 + v/2c। खोल सकता हूँ इसको, एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऐसे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा f डैश = 1, तो ऐसे का ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसका इसके साथ होगा तो +v/2c और -v/2c, और प्लस का क्या आएगा v²/4c², यही आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ कि जो c है, c क्या है, ग्रेटर देन होगा v से या लेस देन होगा, बताओ। c प्रकाश की वेलोसिटी मानी जाती है, तो c प्रकाश की जब वेलोसिटी मानी जाती है, इसका मतलब v होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा c के, यानी c v तो क्या होगा c से बहुत छोटा होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v/c ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो देखो जहाँ v/c है वो वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास 1 से, यानी 1 क्या है इससे 1 से काफ़ी छोटी है v/c वाली टर्म, तो बताओ अपने पास क्या बचेगा, जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, बताओ। क्या बचेगा बताओ, यानी इसमें ये, इसका मीनिंग ये है कि अपने पास v/c, यानी इसमें जो हायर ऑर्डर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। जब वो वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा f f डैश, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 2v/2c, देखो ये प्लस माइनस आ रहा है क्या, सॉरी मिस्टेक क्या की, यहाँ पे ये -1/2 था, तो यहाँ भी जी -1/2 आएगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टर्म कैसे आएगी, माइनस में आएगी, मैं सोचूं कटे कैसे। तो देखो ये क्या होगा, जब द्विपद प्रमेय लगाओगे, ये पावर 1/2 है, और ये वाली जब नीचे गई तो -1/2 होगा, तो इसका द्विपद प्रमेय से एक्सप्लेन किया तो ये आ जाएगा। तो f डैश = क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस का v/c। तो ये अपना जो रिजल्ट होगा किसका होगा, θ = 0 का होगा। तो ऐसे ही आपको θ = पाई का भी निकालना है, तो θ = पाई आप निकाल सकते हो, तो निकाल लोगे, वो तो बताने की जरूरत है क्या। लिख लो इसको। तो ये तो क्या हो गया, θ = 0 पे हो गया, f = f डैश अपॉन में 1 माइनस v/c आ जाएगा, जो डॉपलर प्रभाव आएगा। ये क्या था, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, θ = 90 पे मैंने ये लिखा है, और ये क्या था, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस पे, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव में या तो आप θ = 0 लो, या फिर एक केस और ले सकते हो, θ = पाई। तो देखो θ = पाई लोगे तो क्या आएगा, क्या क्या चेंज होगा वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब आप θ = पाई लोगे तो देखो θ = पाई पे क्या आएगा, जब θ = क्या लेते हो, पाई लेते हो, जब θ = पाई लोगे तो ये क्या आएगा, f = f डैश गामा 1 माइनस, देखो 1 माइनस बीटा, और बीटा कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो ये रिजल्ट क्या देगा अपन को, f डैश 1 गामा 1 प्लस बीटा हो जाएगा, और बीटा आप जानते हो, गामा भी जानते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट स्टेप खा के लिख रहा हूँ। तो देखो गामा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन में c² का अंडर अपॉन में ये हो जाएगा 1 + v/c। इसको भी मैं इस पहले जैसे एक्सप्लेन किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस v/c का 1/2 और 1 + v/c का 1/2 लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 1 + v/c की पावर 1/2, 1 + v/c की पावर 1/2। जो जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो कौन कौन सी कैंसिल आउट होगी बताओ, कैंसिल आउट होगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली, तो ये क्या बचेगा f = f डैश, और ये बचा अपने पास, देखो क्या बचेगा 1 + v/c की पावर 1/2 और 1 माइनस v/c की पावर -1/2, ठीक है। जब द्विपद प्रमेय से ओपन करोगे तो क्या आएगा f डैश
1 प्लस वी बाई टू सी, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बाई टू सी, किससे, द्विपद प्रमेय से, किससे आ जाएगा, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास f इज इक्वल टू एफ डैश, और ये आ जाएगा अपने पास, वही सेम कंडीशन लगाओगे तो क्या बचेगा, केवल 1 प्लस वी बाई टू सी प्लस वी बाई टू सी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में 4c²। तो वही यहाँ पे क्या है, v ग्रेटर देन सी होगा तो v बाई सी ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या रह जाएगा, f इज इक्वल टू एफ डैश और 1 प्लस वी अपॉन सी रह जाएगा। हायर ऑर्डर की टर्म क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए। ठीक है, तो इसको भी लिख देना, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी लिख देना। तो ये अपना क्या है, डॉपलर प्रभाव। तो बता दिया मैंने डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, उसके अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जो प्रेक्षक क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है तो थीटा इज इक्वल टू 90, यदि अनुदैर्ध्य होता है तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, डॉपलर इफेक्ट पूरा हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ डेफिनेशन आती है कुछ छोटे क्वेश्चन में, तो वो आज कुछ डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, आपके लिए कोई छोड़ेंगे नहीं, आपको जो सिलेबस में है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं, जो जो एग्जाम में आती है कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो मैं आपको लिखा देता हूँ पहले, उसके साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ये पता नहीं स्याही इंक कैसे आ गई है जो जल्दी से साफ भी नहीं होती। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। तो लगाइए चतुर्विम निर्देश तंत्र में परिभाषा। चतुर्विम निर्देश तंत्र में परिभाषा या टॉपिक लगा लीजिए, चतुर्विम निर्देश तंत्र में परिभाषा, निम्न परिभाषा है। छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है, जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें डेफिनेशन ये कई बार पूछी जाती है, इसलिए आपको लिखवाना जरूरी है। तो लिखिए इसमें फर्स्ट डेफिनेशन लगाइए आप, एल निर्देश तंत्र। फर्स्ट डेफिनेशन लगाइए किसकी,
एल निर्देश तंत्र, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं एल निर्देश तंत्र की। तो देखो एल निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यानी जो अपन निर्देश तंत्र एक सामान्य निर्देश तंत्र मानते हैं, यानी कोई भी पार्टिकल मानते हैं, उस पार्टिकल को अपन नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानते हैं, तो वही अपना क्या कहलाता है, एल निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी कण की व्याख्या करते हैं, घटना की व्याख्या करते हैं, वही अपना क्या कहलाता है, एल निर्देश तंत्र, ठीक है। तो नॉर्मल सा मैंने डायग्राम बनाया है, सिंपल सा एक पार्टिकल की पोजिशन बताई है, जो ये क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सामान्य निर्देश तंत्र को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। सामान्य निर्देश तंत्र को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र यानी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो अपन नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो अपन क्या कहते हैं, उसे ही लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। एक आता है अपने पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, वो भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये लिखिए, सामान्य निर्देश तंत्रों को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। सामान्य निर्देश तंत्र को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं। और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एल निर्देश तंत्र कहलाते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एल निर्देश तंत्र कहलाते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एल निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और ये डायग्राम बना दो, आप बड़ा बनाना, मैंने छोटा बनाया है, ठीक है। ये क्या होगा अपना एल निर्देश तंत्र। दूसरा लगाओ आप द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हो सी निर्देश तंत्र। क्या लिख सकते हो, सी निर्देश तंत्र। या तो आप लिख सकते हो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ये हो गया, या फिर आप लिख सकते हो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, या फिर लिख सकते हो सी निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है, देखो तो इसको समझना कि अपने पास ये क्या था, नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, या फिर मान सकते हैं कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, यानी एल निर्देश तंत्र था। यदि मैं एल निर्देश तंत्र को मूल बिंदु था, यानी एल निर्देश, मान लिया कि यहाँ पे ये वाला कुछ भी नहीं था पहले, केवल क्या था अपने पास, ये एक्स एक्सिस था, ये क्या था अपना वाई एक्सिस था। यहाँ पे क्या था, केवल एल निर्देश तंत्र का जो ओरिजिन था, यानी मूल बिंदु था, उसको मैं यदि क्या करूं, कोई भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से उसको मिला दूं, क्या करूं, कोई भी पिंड या कोई भी कण होता है उसके द्रव्यमान केंद्र से उसको मिलान कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, अपना सी निर्देश तंत्र कहलाएगा। यानी क्या कह सकते हैं अपन कि कोई भी एल निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है उसको यदि आप किसी पार्टिकल या किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से संयोजित करें तो वो क्या कहलाएगा, अपना सी निर्देश तंत्र या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो इसमें लिखिए, यदि एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को, यदि एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को, यदि एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को पिंड के द्रव्यमान केंद्र से संयोजित करे, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से संयोजित करे, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से संयोजित करे, तो यह निर्देश तंत्र सी निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यह निर्देश तंत्र सी निर्देश तंत्र कहलाता है। सी निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। सी निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं, यानी ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ कि इसे VCM = 0 भी कहते हैं, और PCM या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो VCM = 0 भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान शून्य होता है, क्योंकि सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान शून्य होता है। ये वाला डायग्राम बना दीजिए और ये लिख दीजिए। थर्ड लगाइए, दिक्काल निर्देश तंत्र। देखो दिक्काल निर्देश तंत्र में क्या होता है, एक तो दिक् होता है, एक काल होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया अपने पास, मैंने बताया था कि आपने पढ़ा है चतुर्विम निर्देश तंत्र, 4 कोऑर्डिनेट का सिस्टम, ठीक है। तो जो 4 कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है, जिसमें 3 तो कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, पोजीशन या x1 x2 x3, चौथा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, टाइम का। तो जो वो वाला कंसेप्ट है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट पोजीशन के होते हैं वो दिक् कहलाते हैं। जिस उसके साथ साथ काल का भी कोऑर्डिनेट होता है, यानी क्या कह सकते हैं अपन, उसका समय का भी कोऑर्डिनेट होता है। तो वही क्या कहलाएगा, अपना दिक् काल निर्देश तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए दिक् काल निर्देश तंत्र। दिक् काल निर्देश तंत्र आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अवधारणा है। दिक् काल निर्देश तंत्र आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण कण की व्याख्या करने के लिए स्थिति ब्रैकेट में लिख लेना दिक्, स्थिति ब्रैकेट में लिख लेना दिक् के साथ साथ समय ब्रैकेट में लिख लेना काल, समय ब्रैकेट में काल की भी आवश्यकता होती है, समय काल की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी निर्देश तंत्र के लिए दिक् और काल निर्देशांकों को संयुक्त रूप से निरूपित करें, यदि किसी निर्देश तंत्र के लिए दिक् और काल निर्देशांकों को संयुक्त रूप से निरूपित करे तो यह निर्देश तंत्र दिक्काल निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यह निर्देश तंत्र दिक्काल निर्देश तंत्र कहलाता है। नई लाइन से लिखना, दिक्काल निर्देश तंत्र में 3 निर्देशांक स्थिति के, दिक्काल निर्देश तंत्र में 3 निर्देशांक स्थिति के और 1 निर्देशांक समय का उपस्थित होता है, और 1 निर्देशांक समय का उपस्थित होता है। और 1 निर्देशांक समय का उपस्थित होता है। और दिक्काल निर्देश तंत्र में इन निर्देशांकों को संयुक्त रूप से लिखने के लिए, और दिक्काल निर्देश तंत्र में इन निर्देशांकों को संयुक्त रूप से लिखने के लिए आधारभूत भौतिकीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। आधारभूत भौतिकीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। अर्थात दिक्काल निर्देश तंत्र के चतुर्थ निर्देशांक की विमा को, दिक्काल निर्देश तंत्र के चतुर्थ निर्देशांक की विमा को समान करने के लिए, दिक्काल निर्देश तंत्र के चतुर्थ निर्देशांक की विमा को समान करने के लिए आयोटा सी का गुणा कर देते हैं। आयोटा सी का गुणा कर देते हैं, जिसके कारण चतुर्थ निर्देशांक ICT प्राप्त होता है। जिसके कारण चतुर्थ निर्देशांक ICT प्राप्त होता है। यदि मैं इसका निर्देशांक लिखूं तो निर्देशांक देखो क्या आएगा, दिक्काल का जो निर्देशांक आएगा वो कैसे आएगा आपके पास, 3 का तो आ जाएगा x y z, 3 तो ये स्थिति के, और चौथा क्या आ जाएगा ICT। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, जो ये वाले है ये तो क्या है दिक् है, ये वाला तो क्या है
दिक् निर्देशांक या स्थिति के निर्देशांक। दिक् निर्देशांक और जो ये वाला है ये क्या है, काल निर्देशांक यानी समय का निर्देशांक। और इन्हीं निर्देशांक को या इसी निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि 4 फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी चतुर्विम निर्देश तंत्र था, उसमें भी तो यही कंसेप्ट था। तो ये क्या कहलाता है, दिक्काल निर्देश तंत्र, चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहलाता है। तो इसमें नहीं, ये लिखने के बाद एक लाइन लिख लेना कि दिक्काल निर्देश तंत्र चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहलाता है। दिक्काल निर्देश तंत्र चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहलाता है। दिक्काल निर्देश तंत्र चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहलाता है। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए जगत रेखा। नेक्स्ट लगाइए जगत रेखा। जगत रेखा का मीनिंग क्या होता है, मान लिया कि कोई भी चतुर्विम निर्देश तंत्र या दिक्काल निर्देश तंत्र है, उसमें सदिश लंबाई के लिए जो भी रेखा उपयोग में ली जाती है, यानी सदिश लंबाई अपन लिखते हैं ds से, तो इसमें जो सदिश लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, जगत रेखा। बस नेम डिफरेंट हो रहे हैं, बाकी सब कुछ जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वही है। अब इसमें क्या है, जो वेक्टर लेंथ होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, इस फिजिक्स में जगत रेखा बोलते हैं। तो लिखिए इसमें दिक्काल निर्देश तंत्र में, दिक्काल निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए, दिक्काल निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा का उपयोग किया जाता है। एक रेखा का उपयोग किया जाता है। एक रेखा का उपयोग किया जाता है। यह रेखा ही जगत रेखा कहलाती है। यह रेखा ही जगत रेखा कहलाती है। यह रेखा ही जगत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट लगाइए जगत बिंदु। नेक्स्ट लगाइए आप जगत बिंदु, यानी कह सकते हैं कि जो ये जगत रेखा है या जो वेक्टर लेंथ है उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, जगत बिंदु। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि दिक्काल निर्देश तंत्र में जगत रेखा का निर्माण, दिक्काल निर्देश तंत्र में जगत रेखा का निर्माण जिन बिंदुओं द्वारा होता है, दिक्काल निर्देश तंत्र में जगत रेखा का निर्माण जिन बिंदुओं द्वारा होता है उन बिंदुओं को जगत बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को जगत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट लगाइए दिक्काल अंतराल। क्या लगाना है, दिक्काल अंतराल। दिक्काल अंतराल, ठीक है। इसमें लिखिए दिक्काल अंतराल में पहले जो लिखा देता हूँ, यानी दिक्काल अंतराल वैसे प्रॉपर देखा जाए तो मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जो 2 पॉइंट के बीच का अपन डिफरेंस निकालते हैं, यानी कोई भी मान लिया कि कोई भी एक लाइन होती है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 निर्देशांक होते हैं, उसके बीच की जो दूरी निकालते हैं वही क्या कहलाता है, दिक्काल अंतराल कहलाता है। जब चतुर्विम निर्देश तंत्र में बात करें या इस निर्देश तंत्र में बात करें तो वो अंतराल क्या कहलाता है, दिक्काल अंतराल। यदि नॉर्मल निर्देश तंत्र में बात करते तो वो क्या कहलाता है, उसकी दूरी कहलाती है। तो इसमें लिखिए दिक्काल अंतराल के द्वारा, दिक्काल अंतराल के द्वारा आकाशवत सदिश और समयवत सदिश को परिभाषित किया जाता है। दिक्काल अंतराल के द्वारा आकाशवत सदिश और समयवत सदिश को परिभाषित किया जाता है। दिक्काल अंतराल के द्वारा आकाशवत सदिश और समयवत सदिश को परिभाषित किया जाता है। दिक्काल निर्देश तंत्र में 2 जगत बिंदुओं के मध्य, दिक्काल निर्देश तंत्र में 2 जगत बिंदुओं के मध्य, दिक्काल निर्देश तंत्र में 2 जगत बिंदुओं के मध्य परिभाषित अंतराल दिक्काल अंतराल कहलाता है। दिक्काल निर्देश तंत्र में 2 जगत बिंदुओं के मध्य परिभाषित अंतराल दिक्काल अंतराल कहलाता है।
नई लाइन से लिखना, यदि दिक्काल अंतराल काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है, यदि दिक्काल अंतराल काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है तो यह आकाशवत सदिश कहलाता है, तो यह आकाशवत सदिश कहलाता है। और यदि दिक्काल अंतराल वास्तविक भाग को व्यक्त करता है, और यदि दिक्काल अंतराल वास्तविक भाग को व्यक्त करता है तो यह समयवत सदिश कहलाता है, तो यह समयवत सदिश कहलाता है। तो देखो एक तो अपने पास दो टर्म आ रही है, एक तो आकाशवत और एक क्या आता है, आकाशवत सदिश, एक आता है समयवत सदिश। ठीक है, तो इसमें जब क्या कहता है, जो अंतराल यदि क्या आ जाए, काल्पनिक आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, आकाशवत, और यदि रियल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, समयवत। तो इस तरह से दो स्पेस बता रहा है, आकाशवत स्पेस और टाइम स्पेस। ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा है ये। तो यह समयवत सदिश कहलाता है। अब नई लाइन से लिखना, माना दिक्काल निर्देश तंत्र में, माना दिक्काल निर्देश तंत्र में एक जगत बिंदु ए है, माना दिक्काल निर्देश तंत्र में एक जगत बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 आयोटा ct1 है। दिक्काल निर्देश तंत्र में एक जगत बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 और आयोटा ct1 है, बीच में कॉमा भी लगा देना, तथा दूसरा जगत बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2, y2, z2 और आयोटा ct2 है। दूसरा जगत बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2, y2, z2 और आयोटा ct2 है। अतः दिक्काल अंतराल के बीच की दूरी, अतः दिक्काल अंतराल के बीच की दूरी अब क्या करें, इसकी डिस्टेंस निकालनी, यानी दिक्काल अंतराल निकालना है। तो अंतराल कैसे निकलेगा बताओ, आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। अंतराल निकालने हो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस का x1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। प्लस क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा ct2, यानी आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर t2 माइनस का क्या ले लो, t1 ले लो, तो ये आ जाएगा अपने पास। यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो x2 माइनस का x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो आयोटा सी था तो उसको बाहर लेके मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सबका स्क्वायर करना, तो ये भी स्क्वायर हो गई, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का सी स्क्वायर t2 माइनस का t1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ये किसके इक्वल होता है अपने पास, डेल एस स्क्वायर के। अब यदि मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी यदि डेल आर इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, यानी मान लिया कि x1, y1, z1 एक निर्देशांक है, दूसरा है x2, y2, z2, उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डेल आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस का x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस का z1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आर स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ t2 माइनस t1 को डेल टी। बताओ ये लिख सकता हूँ क्या। और यदि यहाँ पे मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, तो यदि मैं माइनस इधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर और माइनस का डेल आर स्क्वायर। बताओ हो सकता है, हो सकता है, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना दिक् अंतराल हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन, दिक् अंतराल। तो देखो क्या है अपने पास कि जो डेल एस है वो क्या है, दिक् अंतराल कहलाता है, और डेल टी है वो क्या कहलाता है अपना, डेल टी क्या कहलाता है अपना, कौन सा अंतराल कहलाएगा, समयवत अंतराल, और ये कहलाएगा आकाशवत अंतराल या आकाशवत सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह अर्थहीन है। ठीक है, क्योंकि डेल एस दूरी को शो कर रहा है, यानी डिस्टेंस को शो करता है, और डिस्टेंस में माइनस का कोई रोल नहीं होता। ऋणात्मक चिन्ह क्या है, अर्थहीन है, अर्थहीन है। ठीक है, तो ये वाला जो कहलाएगा इस माइनस को हटा सकते हो आप, आगे वाली स्टेप में माइनस को हटा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर माइनस का डेल आर स्क्वायर। डेल टी कहलाता है समयवत सदिश, डेल आर कहलाता है आकाशवत सदिश। लिख लीजिए इसे।
अब मैंने जो यहाँ पे दो टर्म काम में लिए उसी को आगे डिफाइन करता हूँ। एक तो लिया है आकाशवत सदिश, एक लिया अपन ने समयवत सदिश। तो सबसे पहले एक डिफाइन करता हूँ मैं आकाशवत सदिश को, यानी मैं कौन सा पॉइंट लूँ यहाँ पे 6 ले लिया तो ये हो जाएगा 7। कौन सा? आकाशवत सदिश। और आकाशवत सदिश मैंने अभी बताया था किसे कहते हैं, आकाशवत सदिश उसे कहते हैं यानी दिक्काल अंतराल कैसा होता है, काल्पनिक होता है या क्या हो 0 से छोटा हो, तो वो क्या कहलाता है अपना आकाशवत सदिश कहलाता है। ये लिख दिया क्या? लिख दिया। तो इसमें लिखिए आकाशवत सदिश में कि यदि दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक हो, कि यदि दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक हो, यदि दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक हो या ऋणात्मक हो, तो यदि दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक हो या ऋणात्मक हो तो यह सदिश आकाशवत सदिश कहलाता है। यदि दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक हो या ऋणात्मक हो तो यह सदिश आकाशवत सदिश कहलाता है, जो कि एक असंभव परिणाम है, जो कि एक असंभव परिणाम है। अब वो कैसे, देखो बोर्ड पर ध्यान दो सभी। अपने पास क्या हो, यदि डेल एस हो, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि क्या कह रहा है, काल्पनिक, यानी डेल एस स्क्वायर है वो क्या हो, या तो 0 से छोटा हो या काल्पनिक हो, तो 0 से छोटा मान लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या है, वहाँ से वैल्यू रख सकता हूँ सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का डेल आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 से छोटा। इसको मैं उधर भेजूंगा तो सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या रहेगा, सी डेल टी और डेल आर रह जाएगा। इस डेल टी को उधर भेजो तो ये क्या रहेगा, डेल आर अपॉन में डेल टी, और ये अपन को क्या देगा, v की फॉर्म में देगा, यानी ये एक तरह से क्या है, वेलोसिटी है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि c इज इक्वल टू क्या होगा, v। यानी यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ कि जो c होता है, यानी जो प्रकाश के लाइट की वेलोसिटी होती है, यानी जो 3 × 10⁸ होता है, वो क्या होता है, उससे भी बड़ी कोई वेलोसिटी संभव बता रहा है, जो कि क्या है अपना असंभव परिणाम है। ऐसी कोई वेलोसिटी संभव नहीं होती जो इसकी वेलोसिटी से क्या हो ज़्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक असंभव परिणाम है, यह एक असंभव परिणाम है। ठीक है, तो ये काल्पनिक इसलिए होता है। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया, इसको लिख दीजिए। ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए लिखवा रहा हूँ, बाकी नहीं करवाता। नेक्स्ट लगाइए आप, ये तो हो गया आकाशवत सदिश। नेक्स्ट कौन सा होगा, समयवत सदिश। नेक्स्ट कौन सा होगा, समयवत सदिश। उसमें लिखिए कि यदि दिक्काल समय अंतराल या दिक्काल समय अंतराल का मान या दिक्काल अंतराल का मान वास्तविक हो, दिक्काल अंतराल का मान वास्तविक हो या धनात्मक हो तो, दिक्काल अंतराल का मान वास्तविक हो या धनात्मक हो तो यह सदिश समयवत सदिश कहलाता है, यह सदिश समयवत सदिश कहलाता है। क्या प्रूफ करना है इसमें, इसमें देखो क्या प्रूफ करना है, डेल एस इज इक्वल टू क्या है, धनात्मक बता रहा है, यानी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। वैल्यू रखता हूँ मैं सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर माइनस का डेल आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सी डेल टी और डेल आर, ये हो जाएगा अपने पास डेल आर अपॉन में डेल टी, यानी यहाँ पे सी होगा वो किससे बड़ा होगा, वी से। डी आर अपॉन में डी टी क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला रिजल्ट आ रहा था सी से बड़ा वी है, तो ये तो क्या है, असंभव परिणाम है। पर ये क्या है, एक वैध परिणाम है, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी से बड़ा सी हो सकता है बिल्कुल। तो ये क्या है, अपना एक वैध परिणाम है। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास कितनी डेफिनेशन हो गई, 8 डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले कौन सी हुई अपने पास, एल निर्देश तंत्र, जो नॉर्मल निर्देश तंत्र होता है, जो नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है, एल। फिर क्या हुआ, सी निर्देश तंत्र, सी निर्देश तंत्र वही होता है जिसमें क्या होता है अपने पास, सी निर्देश तंत्र मीनिंग
सी निर्देश तंत्र का मीनिंग हो गया कि जब कोई एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को द्रव्यमान केंद्र से मिलाए या किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से मिलाए तो वो क्या कहलाता है, सी निर्देश तंत्र। फिर था अपना जगत बिंदु, यानी इस निर्देश तंत्र में जिस कोई भी व्याख्या करनी है, कोई भी घटना की व्याख्या करनी है तो जिस बिंदु की आवश्यकता होती है वो जगत बिंदु। जगत रेखा जो किसी चतुर्विम निर्देश तंत्र या दिक्काल निर्देश तंत्र में क्या होती है, जगत की सदिश लंबाई होती है, उसे क्या कहते हैं, जगत रेखा कहते हैं। और रेखा बनाने के लिए जिस पॉइंट की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, अपना जगत बिंदु कहलाता है। फिर हो गया आपके पास दिक्काल अंतराल। तो दिक्काल अंतराल मैंने बता दिया कि वही जैसे अपन नॉर्मल डिस्टेंस निकालते हैं तो वही डिस्टेंस आ जाएगी। इसमें दो डेफिनेशन आ जाती है, एक तो काल्पनिक के लिए आकाशवत सदिश और इमेज वास्तविक के लिए समयवत सदिश। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपकी शायद एक का जी डेफिनेशन और बची है जो मैं लिखा देता हूँ आपको। लगाइए चतुर्विम आकाश। क्या लगाना है, चतुर्विम आकाश। फोर वेक्टर, फोर स्पेस। ठीक है, तो देखो चतुर्विम आकाश में लिखिए कि किसी फ्रेम में या किसी निर्देश तंत्र में, किसी फ्रेम में या किसी निर्देश तंत्र में किसी घटना या बिंदु की स्थिति XYZ से, किसी फ्रेम में किसी घटना या बिंदु की स्थिति XYZ से और घटना के वर्णन हेतु समय निर्देशांक काम में लिया जाता है, और घटना के वर्णन हेतु समय निर्देशांक काम में लिया जाता है, वह चतुर्विम आकाश कहलाता है। वह चतुर्विम आकाश कहलाता है। यानी जो अपने पास जो दिक्काल है उसी को ये कह रहा है चतुर्विम आकाश के नाम से बोला गया है। तो चतुर्विम आकाश में क्या होगा, सेम वही जो दिक्काल में होता था कि अपने पास कोई भी घटना की व्याख्या करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के होते हैं या स्थिति के होते हैं और 1 कोऑर्डिनेट समय का होता है। तो सेम वही चीज़ है कि इसमें भी क्या होगा, अपने पास कोई किसी भी घटना या किसी भी फ्रेम में 3 तो स्थिति के और 1 क्या होगा, समय का। तो वही क्या कहलाएगा, अपना चतुर्विम आकाश कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी फ्रेम में किसी घटना या बिंदु की स्थिति XYZ से और घटना के वर्णन हेतु समय निर्देशांक काम में लिया जाता है, इसे चतुर्विम आकाश कहते हैं। इसे चतुर्विम आकाश कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो यूनिट नंबर 2 का ये फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास इसके आगे एक चैप्टर और है यूनिट 2 में, जो छोटा सा लगभग 3 या 4 डेरिवेशन है उसमें, वो कराते ही वो ये यूनिट भी क्या हो जाएगी, अपनी एंड हो जाएगी। तो आप सभी को धन्यवाद। और जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको, जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, आपके क्लास वाले आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उन्हें कहिए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। टाइम कम है आपके पास, एग्जाम के लिए टाइम कम है, सिलेबस लेंथी है। तो अभी लगभग 2 यूनिट अपनी एंड होने जा रही है। तो ये चैप्टर आज हो गया तो लगभग 1-2 दिन में वो भी चैप्टर पूरा करा के इस यूनिट को एंड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।